अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और आज हफ्ते का दिन है। हफ्ता और इतवार हम मुज़म्मिल सोहरवर्दी से ज़रूर एनालिसिस लेते हैं, क्योंकि इनकी बड़ी गहरी नज़र है। लेकिन एक बात मैं बताता चलूँ कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन ने 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात से मुतल्लिक इब्तदाई मुशाहिदा की रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक वोटर टर्नआउट जो है 48.2% रहा, यानी बहुत ज़्यादा टर्नआउट था। और फाफिन के मुताबिक पाकिस्तान में लगभग 6 करोड़ अफराद ने हक राय दही का इस्तेमाल किया और 16 लाख बैलेट पेपर्स मुस्तरद हुए, जबकि गुज़िश्ता इंतखाबात में भी इतने ही वोट मुस्तरद हुए। फाफिन की रिपोर्ट के मुताबिक 25 हल्कों में मुस्तरद वोटों का मार्जिन जीत के मार्जिन से ज़्यादा था, जबकि 63% पोलिंग स्टैंड पर ज़्यादा वोटर्स थे। अब रिपोर्ट में यह बताया गया है कि मुल्क भर में 5,664 मुबसरीन मुल्क में तैनात किए थे उन्होंने, और 28% पोलिंग स्टेशन पे अफसरान ने फॉर्म 45 की कॉपी मुबसरीन को दी ही नहीं, जबकि आरओ ऑफिस में मुबसरीन को जाने नहीं दिया गया। और फाफिन के मुताबिक फॉर्म 45 की कॉपी 29% पोलिंग स्टेशन के बाहर आवेजा ही नहीं की गई। और रिपोर्ट में कहा गया कि इब्तदाई इंतखाबी नताइज की तैयारी और ऐलान में इलेक्शन कमीशन की जानिब से ताख़ीर की वजूहात और वजाहतें होंगी, लेकिन इसने इंतखाबात को मुनज़्ज़म इनकाद को गहना दिया, जिससे इंतखाबी नताइज की साख पे सवालात उठे हैं। मुज़म्मिल साहब, इंतखाबात के ऊपर तो फाफिन ने सवालात उठा दिए। देखिए, मैं जो हूँ ना, चीज़ों का तकाबली जायज़े पर यकीन रखता हूँ। आइडियलिज़्म तो कुछ नहीं होता। ये जो जमहूरियत की मगरिब की जिन जमहूरियत की हम मिसालें देते हैं, वहाँ भी हर वक़्त बेहतरी की गुंजाइश रहती है, लेकिन देखा जाता है कि पिछले से अब बेहतर है। मैं तो कंपैरेटिव एनालिसिस पे की जर्नलिज्म पे यकीन रखता हूँ। अच्छाई और बुराई का तकाबली जायज़ा है, बुराई और मज़ीद बुराई का तकाबली जायज़ा है। देखिए ना, तो अगर मैं 2018 की निस्बत देखूं तो मुझे इंतखाब के नताइज ज्यादा तेजी से, वहां तो 72 घंटे आरटीएस बैठा रहा था, 5-5 दिन तक नताइज आते रहे थे। तो अगर उसकी निस्बत देखें तो तकरीबन 30 घंटों में सारे नताइज आ गए। 8 फरवरी को इंतखाब हुए और 9 फरवरी की रात 12 बजे तक तो ऑलमोस्ट सारे नताइज मुकम्मल हो गए। तो अगर हम 2018 की निस्बत इसका तकाबली जायजा करेंगे तो हमें बहुत बेहतर लगेगा कि यार ईएमएस ने, हालांकि इंटरनेट बंद था, इंटरनेट 2018 में भी बंद था। तो मैं अगर कंपैरेटिव एनालिसिस करूं तो फिर फैफन मैं आपको कर दूं, ये फॉरेन ऑफिस ने भी इस बात के ऊपर बड़ी सीरियस स्टेटमेंट दी है। उनका इंटरनेट बंद नहीं था, मोबाइल सर्विसेज बंद थी। बिल्कुल ठीक बात है। मैं जो भी आप बात कर लें आप उसकी, मैं चलो जी, मैंने कहा जी बंद था। मैं उस तकाबली जायजे पे जाता हूं जो बिल्कुल वर्स्ट सिचुएशन में भी तो 2018 में भी बंद किया गया था। तो मैं समझता हूं कि इस बार 30 घंटे में सारे नताइज आ गए। पिछली दफा 72 घंटे आरटीएस बंद रहा। पिछली दफा 5वें दिन कराची के नताइज आए थे। इस बार हमारे पास 24 घंटे में तकरीबन 96% नताइज मौजूद थे। 30-32 घंटे में हमने सब मुकम्मल कर लिया। तो मैं तो कंपैरेटिव एनालिसिस में देखूं तो मुझे 2018 से बेहतर नताइज आने का सिलसिला और वो ईएमएस का जो काम है वो आरटीएस से बेहतर नजर आया। बाकी मजीद बेहतरी की गुंजाइश, आपका ख्याल है कि नताइज 30 घंटे में भी नहीं आने चाहिए बल्कि 4 घंटे में आने चाहिए, तो वो बेहतरी की गुंजाइश पर हम जरूर गुफ्तगू कर सकते हैं। मेरे ख्याल में तो 5 बजे पोलिंग बंद होनी चाहिए, 5:15 नताइज आ जाने चाहिए, क्योंकि हमारे टीवी चैनल्स को तो जल्दी इतनी पड़ी होती है कि 5 बजे पोलिंग खत्म हो जाए तो उनका ख्याल है कि 5:10 पर नताइज आ जाने चाहिए। वैसे पिछली दफा 2 हल्कों का मुझे याद है कि 4:30 बजे नतीजा आ गया था, तो फिर आप पहले देना शुरू कर दिया था। तो इसलिए हम तकाबली जायजे में देखेंगे कि 2018 की निस्बत अगर इस बार बेहतरी हुई है तो मुझे लगता है कि नताइज आने के सिलसिले में 2018 की निस्बत इस बार बेहतर निजाम था। लेकिन नताइज आने में यानी अभी ताखीर थी। मियाँ साहब ने विक्ट्री स्पीच पहले कर दी और इवन खुर्शीद शाह साहब ने कह दिया कि जरा जल्दबाजी कर दी है मियाँ साहब ने विक्ट्री स्पीच के लिए। बट अब आगे क्या होगा? देखिए, नवाज शरीफ ने कहा कि हम मरकज और पंजाब में हुकूमत बनाने के लिए एक जो है राब्ते शुरू कर रहे हैं सियासी जमातों के साथ। यही कहा ना उन्होंने कि पाकिस्तान एक बहरान का शिकार है, माशी बिजली महंगी है, गैस महंगी है, पेट्रोल महंगा है, लोगों का गुजारा नहीं हो रहा। पाकिस्तान किसी मजीद बहरान का शिकार नहीं हो सकता, लिहाजा हम सियासी जमातों के साथ डायलॉग का आगाज कर रहे हैं।
इससे ज्यादा उन्होंने क्या कहा उस तकरीर में कि मैं वजीर आजम बन रहा हूँ। अब सियासी जमातों से डायलॉग का आगाज करने में अगर मुस्लिम लीग नून ने पहल कर दी है तो ये उसका जुर्म होगा आपके नजदीक। मेरे नजदीक किसी ने तो करनी है ना। आप क्या करते, मैं समझता हूँ कि अडयाला जेल में जो कैदी बैठा है 804 या उसका जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, उनके पास इस वक्त सबसे ज्यादा सीटें हैं, 100 सीटें हैं मान लेते हैं। क्या आज उन्होंने बयान दिया है कि हम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाएंगे, वो अलग बैठ गए। अब कौमी असेंबली में 3 बड़े प्लेयर्स हैं, पीटीआई, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी। इन 3 में से 2 आपस में मिलेंगे तो हुकूमत बनाएगी। पीटीआई मिलने को तैयार नहीं, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी भी नहीं मिलते, फिर कौमी असेंबली में कोई हुकूमत नहीं बनेगी। फिर यही तरीका है ना कि इस वक्त मुल्क में इन इंतखाबात के नतीजे में कोई हुकूमत नहीं बन सकती। मुबारक को आपको पीडीएम 2 बनने जा रहा है ना, यही आप कह रहे हैं, माइनस JUI, क्योंकि मौलाना जो है वो किसी सूरत मियां साहब के साथ बैठने को तैयार नहीं है। मुझे नहीं लगता पीडीएम 2 बनने जा रहा है, मैं आपसे यहाँ भी डिफर करता हूँ। अच्छा, वो क्या बनने जा रहा है? मैं नहीं समझता कि इस वक्त कोई ऐसी सूरत हाल है कि फर्ज कर लें अगर मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम हो तो क्या बिलावल उनकी कैबिनेट में बैठने को तैयार होगा, नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ की कैबिनेट में? अब देखें, अगर आसिफ जरदारी साहब सदर बन जाएं तो बहुत कुछ हो सकता है। अच्छा छोड़े ना आसिफ जरदारी साहब, या आरफ अलवी सदर नहीं मान तो आसिफ जरदारी सदर कैसे मान हो सकता है? आरफ अलवी ने शहबाज शरीफ को नाको चने चबवा दिए तो आसिफ जरदारी तो सदर हो तो पुठा ही डांग दे ना। मतलब सदर के पास इस वक्त इतने इख्तियारात हैं कि वो अकेला पूरी हुकूमत जाम कर सकता है। तो इसलिए आपस की बात है, बिफोर वी गो फर्दर, मियां साहब ने फैसला कर लिया कि इरफान सिद्दीकी को उन्होंने सदर बनाना है? नहीं, चुड़ैल मेरी कह रही थी कि वो इरफान सिद्दीकी पे काफी मेहरबान है। नहीं, आई डोंट थिंक सो। पंजाब से नहीं होगा सर। कौन बन सकता है? देखिए किसी छोटे सूबे से। अभी सूरत हाल ये है, ये बताएं वजीर आजम कौन बनेगा? शहबाज शरीफ? नहीं। मियां साहब बन रहे हैं? नहीं। हाँ, दैट इज इंटरेस्टिंग। कौन बन रहा है? देखिए मुस्लिम लीग नून ये कह रही है कि हमारे पास वोट पूरे नहीं है, ठीक है, तो हम वजारत उज़्मा लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, कोई और बन जाए। तो बिलावल बन सकते हैं? तो हम कोई कैबिनेट में नहीं लेंगे, हम कोई हुकूमत में शेयर नहीं लेंगे, हम बाहर बैठेंगे, बस वोट दे देंगे। यानी हुकूमत नहीं चलेगी? आप बात समझे ना। और बिलावल ऐसे वजीर आजम बनने के लिए तैयार होंगे जो 6 महीने ना चल सके, जिसको रोज कौमी असेंबली में खड़े होकर कहा जाए कि करो ना 300 यूनिट बिजली सस्ती, करो ना तनख्वाहें डबल, तुमने कहा था मैं PIA की निजकारी रोकूंगा, ये निजकारी क्यों हो रही है? ये वजीर आजम बिलावल बन सकता है? नहीं तो फिर कौन बन रहा है? मौजूदा सूरत हाल में अगर पार्टी पोजीशन यही है तो मुझे सूबाई हुकूमतें बनती नजर आ रही हैं, मरकजी हुकूमत बनती नजर नहीं आ रही। मरकजी हुकूमत अगर बननी है तो PTI के 25 से 30 MNAs को किसी सियासी जमात की हिमायत का ऐलान करना होगा। अगर उन्होंने PMLN की बननी है तो फिर PMLN के पास इस वक्त 73 वोट हैं, उनको 100 पर पहुंचने के लिए 25 चाहिए। अगर पीपल्स पार्टी की बननी है तो उनके पास 52 है, उनको 100 पर पहुंचने के लिए 48 चाहिए। जब तक की 80 हो जाएंगी बाय द एंड ऑफ द पोलिंग, मैं आपको बता रहा हूँ, किसकी? PMLN की, और आप रिजर्व सीटें ऐड करते हैं तो उनकी 95 के करीब हो जाएंगी। नहीं 95 नहीं होंगी, ज्यादा होंगी। हाँ ज्यादा हो गई, चले 120 130 35 हो जाएंगी। लेकिन अगर 20,000 आएंगे, अगर 20,000 साथ आएंगे तो फिर उनको मखसूस नशिस्तें ज्यादा मिल जाएंगी 72 घंटे में। अगर 20,000 PMLN की हिमायत करते हैं और वो 100 पर खड़े होते हैं तो 100 से मखसूस नशिस्तें 40 मिल जाएंगी, फिर वो 140-50 पे आ जाएंगे, फिर MQM और PMLN मिलकर हुकूमत बना लेंगे और छोटी फिर पीपल्स पार्टी की जरूरत नहीं रहेगी। इसलिए PMLN जो है वो अभी तक कोशिश में है, लगी हुई है, तक दो कर रही है। PMLN की कोशिश है कि माइनस पीपल पार्टी हुकूमत बना ले, हमें पीपल्स पार्टी के वोटों की जरूरत ना हो, हम पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनाएं। और अगर PMLN पीपल्स पार्टी के बगैर हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई तो फिर नवाज शरीफ वजीर आजम होंगे।
अगर ये कोalition की गवर्नमेंट हुई जिसे आप PDM-2 कहते हैं, फिर मुस्लिम लीग नून का वजीर आजम नहीं होगा। अच्छा, तो रात मोहसिन नकवी के घर में क्या मुलाकात हुई है मियां साहब की और आसिफ जरदारी साहब की? उन्होंने कहा आप बना लें अपना वजीर आजम। नून लीग ने जाके उन्हें कहा कि आप अपना वजीर आजम बना लें, हम आपकी हिमायत कर देंगे। उन्होंने कहा हमारे नंबर पूरे नहीं है। उन्होंने कहा आप पूरे कर लें, हमारी तरफ से आपको ऑफर मौजूद है कि आप अपना वजीर आजम बना लें। ऑफर दी है पीपल्स पार्टी को कि आप खेल लेंगे। वो आज ऑफर लेके इस्लामाबाद आ गए हैं कि उनको अब आजाद चाहिए, वो जो आजाद ले जाएगा वो बनाएगा। आप एक बात समझें, ये आजाद अगर ना टूटे, 100 के 100 इकट्ठे रह गए, तो कौमी असेंबली का इंतखाब दोबारा होगा, और अगर इनमें से 25 टूट गए तो हुकूमत बन जाएगी। अगर इमरान खान के नाम पर जो 100 लोग जीते हैं, उन्होंने इमरान खान को छोड़ने का ना फैसला किया और उन्होंने कहा जी कि हम इमरान खान के साथ ही हैं, तो फिर कौमी असेंबली में कोई हुकूमत नहीं बन सकती, ये दोबारा ही इंतखाब होगा। प्रॉब्लम एक और है कि अब अगर वो इमरान खान को छोड़ते हैं तो उनको ये पता है कि वो पब्लिक में नहीं जा सकेंगे। जो इमरान खान के सपोर्टर्स ने उनका हाल करना है ना, वो उसके लिए तैयार होंगे। कहते हैं कोई 25 एक लोगों ने तो बयान अल्फी दिए हुए हैं कि हमारे रिजल्ट अनाउंस कर दें, हम जीतने के बाद इमरान खान को छोड़ देंगे। इस बुनियाद पर ही लड़ने की इजाजत मिली थी। अब ये तो बड़ी गलत इजाजत है, अगर इस बुनियाद पे मिली है तो ये तो बेधांधली है। देखें जी, वो उन्होंने कहा कि हमें लड़ने दें, हमें करने दें, हम बस जीत कर इमरान को छोड़ देंगे। मतलब है कि आप इल्जाम लगा रहे हैं कि इलेक्शंस में इंजीनियरिंग हुई है। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि लोगों ने इस शर्त पे इलेक्शन लड़ा है कि हम इमरान जीत कर इमरान को छोड़ देंगे। उन्हें आगे 5 साल इमरान की जरूरत नहीं है। चोर थे, डाकू थे, लेकिन अगर वो मियां साहब का साथ देते हैं या जरदारी साहब का साथ देते हैं तो वो नेक हो गए। ये दिस इज व्हाट इट मींस। मेरे ख्याल में आप एक नया ग्रुप बनेगा कौमी असेंबली में, ये मेरा आइडिया है, 25, 30, 40 लोगों का, और वो कहेंगे कि जी हम मुल्क को बहरान से बचाने के लिए हुकूमत बनाने में किरदार, और वो जो 30-40 का ग्रुप है वो PMLN के साथ मिलकर हुकूमत बना लेगा, तो वो ज्यादा बेहतर ऑप्शन है कि जी हमें आगे जाना चाहिए। इसके अलावा कौमी असेंबली में हुकूमत बनने का कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। PDM-2 छोड़ के 3-4 बना ले, हुकूमत नहीं बनती। तो इलेक्शन दोबारा होंगे कि यही इंटरिम गवर्नमेंट चलती रहेगी? अगर देखें, चारों सूबों में तो हुकूमतें बन रही हैं। पंजाब में मुस्लिम लीग नून को हुकूमत बनाने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं। सिंध में पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं। KP में भी वजीर आला आ जाएगा, चाहे वो इमरान खान की मर्जी का ना हो, एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी का हो, लेकिन एक वजीर आला जो वहां आ जाएगा, जो जीता तो इमरान के नाम पे होगा लेकिन दूसरी तरफ उसकी कनेक्टिविटी मौजूद होगी। बलूचिस्तान में भी हुकूमत बनती नजर आ रही है, वहां ये UIF के पास ज्यादा सीटें हैं और नून भी है और पीपल्स पार्टी भी प्लेयर है। रौला सिर्फ मरकज का है, कौमी असेंबली का है। मुझे ये लगता है कि अगर कोई कमजोर हुकूमत बना भी ली गई, कोई काकर टाइप वजीर आजम बन भी गया, तो 3-6 माह में मुल्क में कौमी असेंबली के दोबारा इंतखाब भी हो सकते हैं। लोग तो 1 साल कह रहे हैं, आप तो 3 महीने पे आ गए। इसलिए कि चलनी नहीं ना, अगर कोई बन भी गई, वैसे तो मुझे बनती नजर नहीं आ रही, क्योंकि कौमी असेंबली में एक अजीब असूल है हमारी। देखिए, हमारे वजीर आला मुंतखब होने के लिए 51% वोट लेने जरूरी नहीं, रन ऑफ इलेक्शन हो जाता है। मतलब पंजाब में 184 पे वजीर आला है, लेकिन अगर कोई भी 184 ना ले तो रन ऑफ इलेक्शन में जिसके ज्यादा वोट होंगे वो वजीर आला बन जाएगा, चाहे 130 वाला वजीर आला बन जाए। अगर किसी एक पार्टी के पास 51% नहीं है तो वो सूबाई हुकूमत बना सकती है अगर 3 प्लेयर्स फंस जाए। कौमी असेंबली में आपको 51% 172 का मैजिक फिगर लेना ही लेना है, चाहे रन ऑफ इलेक्शन हो। जब तक 172 नहीं लेंगे आप वजीर आजम नहीं बन सकते। अब तो 169 है ना मेरा ख्याल। ये आजाद असूल डाल के तो ये बढ़ जाएगा ना, अब हाँ 169 हो जाएगा। तो इसलिए 169 का फिगर तो लेना ही लेना है ना। कौमी असेंबली का बड़ा मसला है, वो मसला सूबाई असेंबलियों का नहीं है। मतलब पंजाब में अब फर्ज कर लें, अगर PMLN के 5-7 वोट कम भी होते हैं, वो 180 पे होते हैं, तो इवन 180 पे भी हुकूमत बना लेंगे रन ऑफ इलेक्शन में। लेकिन मरकज में आप ऐसे नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए मरकज में 169 लेने के लिए यहाँ तो 2 बड़े प्लेयर मिले, वो मिलते नजर नहीं आ रहे हैं। तो फिर PTI की टूट फूट नजर आ रही है। अगर वो 72 घंटे में ना हुई तो फिर मुझे तो कोई हुकूमत लगता है मुख्तदर हल्के जो है वो किसको ज्यादा फेवर करेंगे?
देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, बिलावल ने अपनी स्पीचेस में कहा है मैं पीआईए की निजकारी नहीं होने दूंगा। आप बताएं मुक्तदर हल्के पीआईए की निजकारी चाहते हैं या नहीं चाहते? बिल्कुल फौरी तौर पे। तो ये तो क्लैश ऑफ इलेक्शन की स्पीचेस को मैं अहमियत नहीं देता। वो इलेक्शन में तो इमरान खान ने बड़े वादे किए थे, बाद में आके कौन सा किया, उसको सपोर्ट भी मिलती रही। अच्छा चलें, अब मैं चलें ये बात भी मैं छोड़ देता हूं। अब ये कर लें कि एस्टेब्लिशमेंट ने नंबर गेम पे वजीर आला बनाना है, वजीर आजम बनाना है। पीपल्स पार्टी 52 पे है और वो 80 पे है। ज्यादा आसान 169 पे पहुंचाना 52 वाले को है या 80 वाले को? नहीं तो ये भी तो कर सकते हैं ना कि दोनों में से दूसरे को कंधे पे हाथ रखें, कहें यार चलो शाबाश, हुकूमत नहीं टूटने देनी, बननी है, दोनों सपोर्ट करो एक दूसरे को। अब वो स्टेज नहीं है। क्यों? क्योंकि पीएमएलएन को ये अंदाजा, लोगों के एफिडेविट हैं लोगों के पास, तो इनमें से भी कईयों के एफिडेविट होंगे लोगों के पास। नहीं, मसला ये है कि मुस्लिम लीग नून को पंजाब मिल गया है, उनकी सियासत एट स्टेक है, उनकी पॉपुलैरिटी का उन्हें अंदाजा हुआ है कि कम हुई है और उन्हें आगे पॉपुलर पॉलिटिक्स करनी है, कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिक्स नहीं करनी है। अब आगे इसके आगे कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिक्स करेंगे तो उनका हाल पंजाब में वही हो जाएगा जो पीपल्स पार्टी का है, बिलावल तीसरे नंबर पे है 2 अरब लगा के। ये लास्ट चांस है पीएमएलएन के पास पॉपुलर पॉलिटिक्स करने का, लिहाजा वो कॉम्प्रोमाइज पॉलिटिक्स करना अफोर्ड नहीं कर सकते। वो एस्टेब्लिशमेंट को बताएंगे कि अगर अब आपने हमसे कॉम्प्रोमाइज कराया तो आप इमरान खान के जिन में मजीद हवा भर देंगे, लिहाजा हमें पॉपुलर पॉलिटिक्स या मजबूत हुकूमत दें या ना दें, हम बाहर बैठ जाएंगे। मैं नहीं मानता पीडीएम 2 कोई कमजोर हुकूमत मुस्लिम लीग नून लेगी, को वजीर आजम का अपना किसी को दे देगी, वो बाहर बैठ जाएगी, कहेगी जिस मर्जी को बना दें, हम बस स्पीकर का ऑर्डर लेकर बस आराम से बैठ जाएंगे। मरियम नवाज स्पीकर कौमी असम्बली हो सकती हैं और बिलावल वजीर आजम हो जाए, वो अपना हाउस चलाती नहीं, बस ठीक है, वजारत कोई नहीं लेंगे। प्रेसिडेंट बन सकते हैं वो देखें वोटों का मामला है, किसके पास प्रेसिडेंट के लिए चारों सूबों में हिमायत होनी चाहिए, प्रेसिडेंट के लिए सेनेट होना चाहिए। अभी सेनेट के इलेक्शंस हैं, इट्स टू अर्ली। सिर्फ कौमी असम्बली के सिर पे तो सदर नहीं ना मुंतखब हो सकता। जब आरएफ अलवी जीते थे वो नहीं जीत सकते थे, अगर पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी मिलकर कैंडिडेट देते, तब तो एतजाज और मौलाना 2 कैंडिडेट हुए तो आरएफ अलवी जीत गए ना। ये अब देखना पड़ेगा कि सदर के लिए कौन बड़ा ग्रुप बनाता है, सब एक कैंडिडेट पे आते हैं, कोई छोटे सूबों से खड़ा हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, तो इसलिए प्रेसिडेंट की गेम पे अभी गुफ्तगू हो ही नहीं सकती। इसका मतलब अभी और कुछ होना हो, आरिफ अलवी की पोजीशन सिक्योर्ड है। 60 दिन में इलेक्शन, कौमी असेंबली जिस दिन हलफ उठाएगी, पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि अगर सदर की मुद्दत खत्म हो रही हो और कौमी असेंबली मौजूद ना हो तो सदर मुमलिकत तब तक अपना काम जारी रखेंगे जब तक कौमी असेंबली दोबारा इलेक्शन नहीं हो जाते। और जब नई कौमी असेंबली आएगी तो 60 दिन के अंदर सदर का इंतखाब होना, ही आइन में लिखा है। अगर हमारी कौमी असेंबली फर्ज कर लें 15 फरवरी को या 16 फरवरी को हलफ लेती है तो 16 फरवरी से 60 दिन के अंदर मुल्क में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होना है। अच्छा, अब ये बड़े बड़े बुरुज जो लुट गए इस कौमी असेंबली में नहीं होंगे, ये क्या हुआ है अभी पीछे? खासतौर किंग्स पार्टी का कचरा हो गया, जो मैंने कहता था आपको। मसलन क्या कचरा हो गया यार? भाई यार, इवन जहांगीर तरीन दोनों सीटों से हार गया यार, कोई बंदा नहीं उनका जीता सिवाय 2 के। यार उसमें किंग अलीम खान है, जहांगीर तरीन तो डमी था। अच्छा, ना अपना पैसे लगा रहा था, ना इम्प्रेसिव पर्सनालिटी थी, ना कुछ था। वहां पर जो किंग डिफेक्टो किंग था ना, ये ऐसे ही था, मोहम्मद बिन सलमान अलीम खान था, और वो जो ऊपर शाह सलमान है ना, उनको मिलता भी नहीं, पूछता भी नहीं। अच्छा, ठीक है ना, आईपीपी मोहम्मद बिन सलमान अलीम खान ठीक है। अलीम खान को आज से आप बहुत अच्छे लगेंगे इस कंपैरिजन के बाद। नहीं, मैंने बुरा कंपैरिजन किया तो आप मुझे बताएं। बड़ा आइडियल कंपैरिजन किया है, लेकिन यह है कि काफी लोगों की जिंदगी का ये आखिरी इलेक्शन होगा मुजम्मिल साहब। सर्टनली रिटायरमेंट पे बहुत से हमारे बहुत से पॉलिटिकल प्लेयर्स अपनी लास्ट इनिंग खेल रहे हैं। 180 से ज्यादा कौमी असेंबली की नशिस्तें जो हैं वो उन पे यानी अब इल्जामात हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अदालतों में जा रही है मुख्तलिफ हलकों के लिए। क्या रिलीफ मिल सकता है उनको? मैं इलेक्शन एक्ट पढ़ रहा था
क्योंकि इसमें एक तो इलेक्शन कमीशन ने 10 और 11 फरवरी रखी है कि रिकाउंटिंग और रिकंसोलिडेशन के लिए। ये साबित करना कि धांधली हुई है, ये इल्जाम लगाने वाले का काम है, जो बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है कि 90% ऑफ दीज पिटिशंस जो है ना वो सक्सेसफुल हो सकेंगी। अच्छा जी, इलेक्शन के अगले ही दिन इमरान खान और शाह महमूद के 9 मई के ऊपर जो केसेस थे, उनमें मुतादिद केसेस में उनकी जमानतें मंजूर हो गई हैं। क्या हवाओं का रुख बदल तो नहीं रहा? नहीं, जमानत तो साइफर में भी हो गई थी, तो फिर हमने 10 दिन बाद सजा देख ली थी। आप बेफिक्र हैं, ये हुकूमत बनने के बाद ये 2024 सजाओं का साल है। तो ये मुझे लगता है कि ये 9 मई के मुकदमात में जिसके मुकदमे में जमानत हो जाए ना, समझे उसकी सजा करीब आ गई है, फिर सारी तवज्जो सजा पे हो जाती है। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इमरान खान के पास क्या ऑप्शंस रहेंगे? देखिए, इमरान खान के पास तो कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन है जो लोग जीत कर आए हैं उनके पास, कि उन्होंने अपने आगे मुल्क के लिए सियासी रास्ता निकालना है। देखिए, मैं बड़ा डिप्रेस हुआ इस बयान से बैरिस्टर गौहर के कि हमने मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनानी। भाई 100 वोट हैं आपके पास, आप कैसे उन्हें होल्ड करेंगे अगर आप हुकूमत साजी से बाहर निकल जाएंगे तो? और दूसरी बात यह है कि आप अपनी पार्टी के लिए कितनी तखफीफ ले सकते हैं, रिलैक्सेशन ले सकते हैं अगर आपकी हुकूमत हो तो। अगर बैरिस्टर गौहर ये ऐलान कर देते हैं कि हम हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं और हम मुल्क की तमाम सियासी जमातों के साथ हुकूमत साजी पर मुज़ाकरात का आगाज कर रहे हैं, तो इस वक्त मंजरनामा क्या होता? बैरिस्टर गौहर वजीर आजम होते अगले 100%। फिर तो इसलिए मैं समझता हूं कि ये जो 100 लोग जीते हैं, ये इस तरह की सियासत 5 साल नहीं कर सकते जिस तरह की अडयाला जेल से बैठ के इमरान खान के पास एक ही वाइल्ड कार्ड था, इलेक्शन के टिकट। वो वाइल्ड कार्ड खत्म हो गया। अब अगर एक मुस्तहकम हुकूमत बन जाती है ये, तो उसके बाद इमरान खान के पास कोई वाइल्ड कार्ड नहीं है 5 साल तक। तो इंटरनेशनल कम्युनिटी तो बड़ी उंगलियां उठा रही है इलेक्शन पे, और ये भी कह रहे हैं कि इंजीनियरिंग हुई, वो कह रहे हैं तहरीक इंसाफ के साथ ज्यादती हुई। इस सारे क्रिटिसिज्म को आप किस तरह लेंगे? हमारे इंतखाबात बांग्लादेश से तो बेहतर ही हुए हैं ना यार, ये को बात है। आप तो ज़ियाउल हक बन गए कि इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी इथोपिया से कंपेयर करो, प्रेस फ्रीडम मॉस्को से कंपेयर करो, अब बांग्लादेश से इंतखाब कंपेयर कर रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग आज मैसेज कर रहे थे ना कि देखें मुजीब ने इसीलिए छोड़ दिया, ये हो गया। तो मैं तो उन्हें कह रहा हूँ कि बांग्लादेश में आज आज़ादी, इज़हार राय और सियासी आज़ादियों का पाकिस्तान, मुजीब के बांग्लादेश का पाकिस्तान से मुकाबला कर लें, कौन बेहतर रहा? शुक्र करें मुजीब नहीं आया, नहीं तो आज पाकिस्तान का हाल भी बांग्लादेश जैसा होता। फिर तो पता नहीं उसने इमरान यहाँ अपोजिशन के फांसियां दी हैं उन्होंने वहां जमात इस्लामी वालों को। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि मुझे लगता है कि ये इलेक्शन इंटरनेशनली एक्सेप्ट हो जाएंगे। ये छोटे मोटे इतराजात हैं को बड़े, उन्होंने ओवरऑल किसी ने भी इंतखाबी अमल को मुस्तरद नहीं किया। इर्रेगुलरिटीज का अंदाजा हुआ है, वो हर इलेक्शन में होते हैं। वो तो अमेरिका के इलेक्शन में ट्रंप कह रहा था धांधली हुई है और सबने कहा कि बड़ी इर्रेगुलरिटीज हैं पोस्टल बैलेट में, ये वो। इंतखाबी इर्रेगुलरिटीज और धांधली में फर्क है। इंजीनियरिंग में तो नहीं है ना? प्री पोल इंजीनियरिंग, प्री पोल रिगिंग के इल्जाम आते हैं ना। प्री पोल रिगिंग कोई को दुनिया में कहीं किस इलेक्शन में नहीं होती है। जब एक विनिंग हॉर्स दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेता है तो ये भी प्री पोल रिगिंग है। अब अगर ट्रंप को सजाएं हो रही हैं तो ये भी प्री पोल रिगिंग है। अगर कोई वहां उन्होंने राजीव गांधी को, वो क्या राहुल गांधी को डेफेमेशन में सजा दी है तो ये भी प्री पोल रिगिंग है। ये तो हर मुल्क में जारी रहती है। इसकी बुनियाद पे आप किसी मुल्क के इंतखाबात को मुस्तरद नहीं करते। आई डोंट थिंक सो कि कोई इतना बड़ा क्राइसिस, बल्कि मैं समझता हूँ कि जो पीटीआई की सीटें आई हैं इससे इंतखाबात की क्रेडिबिलिटी बहुत बढ़ गई है। वो तो आई हैं, लेकिन उसके बाद अपना पीटीआई का तो ये, अब पीटीआई के 2 किस्म के क्लेम्स हैं कि यास्मीन राशिद हार गई, धांधली हो गई, साद रफीक हार गए, इलेक्शन शफाफ हुए। पहली तो ये क्लेम है। दूसरा ये कि जी अगर इतना ना होता कंट्रोल तो हमारी 200 सीटें होंगी। चलिए, वो ये ना होता तो वो ना होता पे तो आप बताएं बैरिस्टर गौहर, मैंने उमर अयूब का कल वीडियो बयान सुना है। वो तो कहते हैं हम हुकूमत बनाने के लिए तैयार हैं
और हम जीत गए हैं। बैरिस्टर गौहर ने भी ऐसे ही कहा, बल्कि कल मैं आपको बताऊं एक बड़ा मैंने दिलचस्प ट्वीट पढ़ा। वो उमर डार की बेटी है ना लाइबा, उन्होंने ट्वीट किया हुआ था, ये बैरिस्टर गौहर कहाँ मर गया है, इसके मुंह से धांधली के लिए आवाज क्यों नहीं निकलती। लड़ाई शुरू हो गई अंदर। बस आप जब देखे ना, तो बैरिस्टर गौहर तो कोई धांधली की बात नहीं कर रहे, वो तो केपी में हुकूमत बनाने की बात कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ आहिस्ता आहिस्ता अगले 10-15 दिन में, महीने में आपको नजर आएगा कि पीटीआई की जो पार्लिमानी पार्टी है वो अपने तौर पर फैसले करेगी और अडयाला जेल का कंट्रोल उन पर कमजोर से कमजोरतर होता जाएगा। आज वकील तो जा रहे हैं इमरान खान के अडयाला जेल, उनसे रहनुमाई लेने और मुशावरत करने। पर रहनुमाई और मुशावरत में तो आहिस्ता आहिस्ता कमी आपको देखने मिलती जाएगी। ये चले ठीक है मुजम्मिल साहब, जो भी अल्लाह करे इस मुल्क के लिए अच्छा हो। हमारा तो इंटरेस्ट यही है कि जो मर्जी हुकूमत में आए लेकिन इस मुल्क के लिए अच्छा करे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। कल तक के लिए खुदा हाफिज। मुजम्मिल सोहरवर्दी आपका बहुत बहुत शुक्रिया।